चलिए जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब पता क्या होता है कि कोई लाइन जो है सीधी है, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है ना, और इंटरसेक्टिंग लाइन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, राइट। तो जैसे हम बात करें, जैसे ये हमारा एक 2D प्लेन है, ये हमारे पास एक 2D प्लेन है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन है, अब वो ये लाइन भी तो हो सकती है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो ये लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब देख रहे हैं लाइन्स आ रही हैं और डायरेक्शन जो है ना वो इनकी थोड़ी अलग अलग जा रही है, ठीक है। सभी स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम स्ट्रेट लाइन के अंदर सीखने क्या वाले हैं, एक चीज़ तो हमने सीखी थी क्लास 10th के अंदर, थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ उस चीज़ का भी, कि एक हमने सीखा था वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। अगर तुम्हारे को याद हो तो वहाँ सीखा था हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला हुआ करता था वो होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब पुराना है, राइट, ये तो याद होगा। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं x1 या y1 की, तो इसके अंदर x1 y1 ये होते क्या है। देखो, जैसे सपोज करो कि एक लाइन है, इसमें ये a है और ये b है, तो इसके अंदर ये क्या हो गया x1 और ये y1, और जो सेकंड पॉइंट है वो हो गया x2 और y2। बस यही तो है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। हो सकता है कि यूज में आ जाए वाला, मान सकता हूँ मैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर सीखा था एक सेक्शन फार्मूला भी सीखा था, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड सेक्शन फार्मूला है वो क्या होता था, जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन है जिसके अंदर एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी, दो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, तो इनके अंदर भी जो होंगे x1 और y1, और ये कितना हो जाएगा x2 और y2। अब एक और लाइन या कोई एक पॉइंट इस लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। मान लो ये एक पॉइंट है C, जो इस AB के दो हिस्से कर दिए, एक पार्ट जो है AC दिखाई दे रहा है और एक पार्ट जो है मुझे वो BC दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनकी ना अपनी एक AC वाला पार्ट हो गया और इसका एक ये वाला पार्ट हो गया, तो इसमें क्या बनता है, ये इसके कुछ हिस्से कर देता है, ठीक है। तो ये एक रेशियो बनाते हैं M1 रेशियो M2। ये जो M1 है वो इतने पार्ट को दिखाता है और M2 ये वाले पार्ट को दिखाता है। अगर मैं बात करूं तो M1 इधर का और M2 ये वाला। ये जो X और Y पॉइंट हैं ये C को डिनोट करते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इसमें क्या करता है, देखो इसमें एक रेशियो है, दो पॉइंट्स हैं और एक जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट है। एग्जामिनर इस 4 पॉइंट में से ना एक पॉइंट गायब कर देता है और इसका इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। ये सब 10th क्लास का है। तो अगर मुझे ये वाला x ये निकालना है तो फार्मूला होता था m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर मुझे x निकालना होता था, अगर मुझे y निकालना है तो फार्मूला होता था m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये तो थे मेरे पास पुराना जो बताया मैंने तुम्हारे को। इसके बाद जो हम और चीज सीखते हैं, एक होता था हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इसके लिए बता दूं कि सपोज करो कि मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर एक ये A और ये एक B, दो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, और इसको कह देते हैं हम लोग x1 और ये हो गया y1, ये जो है वो हो गया x2 और y2। अब जैसे यहाँ पर हमने बताया C एक पॉइंट है, लेकिन इसमें C की ना जो पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, इसलिए डिफरेंट रेशो थी। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट C है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी जितना AC है उतना BC है। हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं वाला, ठीक है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है x और ये है y, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, आप ये x और, क्योंकि दोनों की रेशियो 1:1 हो जाएगी, दोनों सेम ही तो हैं, ठीक। तो इसके अंदर अगर आपको x निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 बाय में 2, और अगर आपको y निकालना है
अगर y निकालना है तो क्या रहेगा इसके अंदर, y1 प्लस y2 बाई में 2। इस तरीके से हम लोग जो है ये रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये था मेरे पास कौन सा फार्मूला, जिसे मैं कहूंगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग और करते हैं इसका लास्ट जो हमारा फार्मूला है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करते हैं, दो की जगह ना हमारे पास 3 पॉइंट हो जाते हैं। 3 पॉइंट हो जाते हैं। जैसे मान लो ये है मेरे पास एक ट्रायंगल बनाई मैंने, इसका ये A, ये B और ये वाला C। इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मैं x1 और y1 बोल दूंगा, इस वाले को मैं x2 और y2 बोल दूंगा, और इस वाले को x3 और y3 बोल दूंगा। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन हम जो यहां पर कर रहे हैं ना बेस है ना हाइट है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, मैं आपको वो बता रहा हूं। ये है 1/2, ठीक है, और यहां बनाते हैं x1, यहां बनता है y2 माइनस y3, फिर होता है x2, फिर होता है जी y3 माइनस y1, और फिर ये होता है x3, फिर होता है जी y1 माइनस में y2। और ध्यान रहे ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी अगर ये आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप इसको पॉजिटिव करके लिख देना, और लिख देना साथ में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, जब हम इसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। आया समझ में यहां तक कि नहीं, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो, जब हम किसी भी लाइन की स्लोप की बात करते हैं, स्लोप का मतलब होता है ढलान, है ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जब किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी है, स्लोप को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात, ठीक है। अब किसी भी लाइन की स्लोप मैं आपको बता दूं, पूरा चैप्टर जो मेरा रिवॉल्व करता है वो इसी स्लोप के अराउंड करेगा। यानी कि अगर ये आपको समझ में आ जाता है, आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है ना, वो उसमें ये चीज चाहिए होगी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, वहां भी स्लोप स्लोप बोल रहा था बार बार में, तो आज हम आपको बताएंगे स्लोप निकलती कैसे है। ठीक है, किसी भी लाइन की अगर मुझे स्लोप निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन पे डिपेंड होता है। कंडीशन नंबर 1, इफ एंगल इज गिवन, इफ एंगल इज गिवन, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक एंगल देगा। सपोज मैं उसको थीटा से डिनोट कर दूं, तो इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक एंगल देगा कोई भी, और कहेगा जी इस लाइन की स्लोप क्या है, बोले कहेगा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के ऊपर इतने डिग्री का एंगल बनाती है, 30, 60, 40, 120, कुछ भी बोल देगा आपको। तो जो स्लोप का फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा। यानी एक लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रही है, वो क्या बनाते हैं उससे, tan थीटा। सपोज करो कि यहां पर जो मेरा एंगल था वो हम लोगों ने 60 देख लिया, ठीक है, वो 60 देख लिया हम लोगों ने। तो यहां पे हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू tan 60, तो यहां पे 60 कितना होता है जी, √3। तो भैया उस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी हो जाती है, √3 हो जाएगी। यानी कभी भी एंगल गिवन हो ना, तो क्या करो, tan थीटा फिक्स है। ये तो थी कंडीशन नंबर 1। अब मैं आता हूं कंडीशन नंबर 2 पे। अगर हमें कभी भी, यहां तो दे दिया मैंने कि भाई थीटा गिवन है, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, 2 पॉइंट देता है। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, एग्जामिनर 2 पॉइंट दे दे मुझे। सपोज करो ये है a जिसकी वैल्यू है x1, y1, और एक पॉइंट दे दिया x2 और y2, और एग्जामिनर कहता है मुझे इसकी स्लोप निकाल के दिखाओ सिर्फ। तो ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है जब किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है। तो आप क्या करेंगे, स्लोप को m से दिखाते हैं, तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। सपोज एक काम करते हैं कि मैंने यहां पर एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट अपनी तरफ से कुछ सपोज कर लिए, ठीक है जी, ये ले लिए सपोज मैंने,
और एग्जामिनर कहता है आप इसकी स्लोप बताओ, भैया लगा दो इसके अंदर जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर m कितना हो जाता है, देखो जी y2 माइनस y1, तो यहाँ करते हैं x1 y1 x2 y2, तो y2 कितना हो गया मेरे पास 8 है ना, और y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर है x2 दैट इज -7 और x1 कितना है 2, तो -2 हो गया यहाँ से, तो 8 प्लस में 3 11 अपॉन में -9, कुछ कटता तो है नहीं यहाँ पर, तो ये आपकी स्लोप आ गई -11/9, ठीक है। माइनस ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा लीजिए आप, और इस तरीके से मेरा आंसर निकल जाता है। ये था मेरा सेकंड पॉइंट। फिर तीसरा, जो स्लोप निकालने का जो कंडीशन होती है कि क्या लाइन की स्लोप किसी और तरीके से भी निकाली जा सकती है, देन आई वुड से यस, वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इफ इट्स इक्वेशन इज गिवन। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, आपको याद होगा मैंने कल की जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने एक बात बताई थी कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताई थी मैंने, याद है, ax हाँ प्लस सी इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो ये दे रखा है और एग्जामिनर कहता है इसकी स्लोप बताओ, निकलेगी बिल्कुल डायरेक्ट निकलेगी। कैसे, इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b, डायरेक्ट है ना। अब मानो एक लाइन है जो है 3x प्लस में 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब कहते हैं भाई इसकी स्लोप बताओ, तो स्लोप में क्या दिक्कत है, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो जो a है वो तो 3 हो गया, b 4 हो जाएगा और c जो है वो -9 हो गया, तो फार्मूला क्या था -a/b, और a कितना था 3 -3 और b था 4। लो जी, ये आपकी स्लोप निकल के आ गई। आया समझ में, ये 3 ही कंडीशन है, चौथी कंडीशन नहीं है लाइन निकालने की, स्लोप निकालने की। तो जब आपके पास क्या क्या कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से आप निकालते चले जाइए। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना मेरा, वो होती है, देखो अब हमने एक लाइन की स्लोप निकालना सीख लिया, कंडीशन कुछ भी थी मेरी, है ना, सीख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट इसके अंदर जो बात आती है, अब एक लाइन नहीं मैं 2 लाइंस पे चला जाऊंगा। जब 2 लाइंस आती है ना, जब 2 लाइंस आती हैं भैया 3 कंडीशन बनती है उसकी, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं, या परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है ना। तो अब यहां पर हम डालते हैं कंडीशंस। जो पहली कंडीशन है, कंडीशंस फॉर पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले अगर मेरे पास 2 लाइन है, 2 लाइन है, अब वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है, कैसे पता चलेगा। अब सपोज करो भाई मैं यहां मानूं कि मेरे पास एक लाइन है, मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म ये होती है, ठीक है। ये तो मेरी पहली लाइन हो गई, भाई दूसरी लाइन भी तो होगी, मान लो वो भी ये होगी, अरे वो लाइन अलग थोड़ा हो जाएगी, जनरल फॉर्म तो उसकी भी वही रहेगी। बट जो आप देख रहे हो, आप दोनों लाइन में कोई अंतर दिखाई दे नहीं रहा मुझे, तो हम क्या करते हैं, पहली पे A1 B1 C1 और सेकंड वाली पे A2 B2 और C2, इस तरीके से हम लाइन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब नेचुरल बात है 2 लाइन है, दोनों की स्लोप भी तो अलग अलग होगी, है ना, सेम भी हो सकती है बट होगी ना। तो हम करते क्या है, जो मेरी पहली लाइन है मैं इससे पहली स्लोप निकाल लूंगा, जो फर्स्ट लाइन है यहां से मैं फर्स्ट स्लोप निकाल लूंगा, और जो सेकंड लाइन है मैं वहां से भी स्लोप निकाल लूंगा, ठीक। अब ये दोनों स्लोप जो निकल कर आई हैं, अब वो ये डिसाइड करेंगी कि भाई लाइनें किस कंडीशन में है, पैरेलल, परपेंडिकुलर या इंटरसेक्टिंग। चलिए अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि भैया मैं तो आपको पैरेलल सिखा रहा हूं ना, मैं तो आपको पैरेलल सिखा रहा हूं। अगर अब देखना पैरेलल की कंडीशन, इफ M1 इक्वल्स टू M2, अगर दोनों ही स्लोप इक्वल आ रही हैं तो ये पैरेलल होती हैं। इफ M1 इक्वल्स टू M2, हो सकता है ये, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये किसकी है, पैरेलल की कंडीशन है। देखो स्लोप निकालना आपने पीछे सीख लिया मुझसे, अब तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना। तो ये जब निकल गई दोनों स्लोप, तो भाई दोनों इक्वल आ गई तो पैरेलल। अगर सेकंड बात मैं करूं, यहां पर ये फर्स्ट था इधर, और जो सेकंड बात आएगी वो आएगी कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलर अगर लाइन है, नेचुरली बात है 2 लाइन है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, M1 M2 निकालना आपने ऊपर सीख लिया है, यहां ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। अब अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है कि जब मैं दोनों लाइन की स्लोप को मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई हमेशा ये -1 के इक्वल आएगा, फिक्स है।
इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन इज इक्वल्स टू -1, सिर्फ -1 ही चलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो परपेंडिकुलर की निशानी है। ठीक है, चलिए फिर आती है जी तीसरी कंडीशन। अब आती है तीसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगा कि क्या वो पैरेलल है, नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या होगी वो, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। वो लाइन किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी अगर मैं पहली बात करूंगा, जब दोनों पैरेलल हैं तो एंगल कुछ भी नहीं होता, जीरो चला जाता है। परपेंडिकुलर के अंदर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसके अंदर क्या लाइन होगा, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, 90 और 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे पता चलेंगी, देखकर भैया वो भी हमारी कौन बताएगा, ये दोनों स्लोप ही हमारे को बताने वाली है। अब क्या करना है, कंडीशन क्या होगा भैया, जो M1 है ना वो M2 के इक्वल नहीं आएगा। भाई पैरेलल में इक्वल आता है ना, आप देखोगे यहां पर M1 M2 दोनों के दोनों अलग जा रहे होंगे। दूसरी कंडीशन, M1 को जब मैं M2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1 भी नहीं आएगा, यानी पर पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो क्या रह गया, इंटरसेक्टिंग केस नहीं है। तो फिर हाँ, ये दोनों केस नहीं है, तो भाई बचता ही भैया है ही 3 कंडीशन। अब मैंने कहा ना, ये जो चैप्टर है ना, एक चीज दूसरे को ओरिजिनेट कर रही है। अब मैंने कहा पैरेलल नहीं है तो क्या है जी, परपेंडिकुलर ही हो गया, परपेंडिकुलर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया। अब दो लाइन इंटरसेक्टेड नहीं है तो यानी कौन सा एंगल बना रही है, वी डोंट नो, नहीं पता हमारे को क्या एंगल बनाएंगी। तो अब कौन सा एंगल है, अब मैं आपको वो बताना चाहूंगा। परपेंडिकुलर है, हाँ जी, 90 डिग्री है। हाँ जी, हाँ है। tan 90 करके नहीं कर सकते, M1 tan 90 हुआ, M1 90 नहीं होगा, थीटा 90 होगा। tan 90 मतलब, हाँ, और M2 भी tan 90। नहीं वैसे तो होता है, दोनों की प्रोडक्ट की बात हो रही है कि M1 कुछ भी है, M2 कुछ भी है, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, तो 90 कैसे हो जाएगा वो, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर में दोनों की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है, इंडिविजुअल टास्क नहीं होता इसके अंदर, इंडिविजुअल नहीं होता है, सीधी सी बात है। चलिए अब आती है एंगल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। बिटवीन टू लाइंस ये कब निकलेगा, जब दोनों लाइनें ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर है। भाई पैरेलल में 0 डिग्री, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, यहां कुछ और आएगा। तो यहां पर जो हमारा लगता है वो होता है tan थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस में M1, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस M1 इंटू में M2, इसको हम मॉडुलस में दिखाते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लेकर इनको हम एंगल जो है ना वो अपना निकाल लेते हैं। मतलब ये वजह है ना, ये वाला जो भी आंसर आएगा हमारा, उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, वो दे देता है हमारे को। ये तो जो दिखाता है ना कि मॉडुलस पे जो आंसर आता है हमारा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, पर वो नेगेटिव से पॉजिटिव बनकर आया कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही था, इसीलिए इसको 2 केसेस बनाए जाते हैं इसके हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये निकल कर आ गया, ठीक है, समझ में आता है। तो अगर मैं आपको बता दूं, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना वो इसी पर ही बेस्ड है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं कि किस तरीके से निकला। चलिए एक यहां क्वेश्चन हम मार्क करते हैं कि 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस के बीच में जो एंगल है वो π/4 है। नेचुरल होने का कुछ भी एंगल होता है, द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज π/4। अगर हम बात कर रहे हैं एंगल की तो वो कितना हो गया जी, π/4। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपने जो पूछा मैं उसका आंसर दे रहा हूं। फिर कह रहे 2 लाइंस हैं, नेचुरली दोनों की अपनी एक स्लोप होगी। तो एग्जामिनर कहता है भाई जो एक लाइन है ना उसकी जो स्लोप है वो 1/2 है। मैंने M1 को 1/2 ले लिया। अब वो कहता है बताओ M2 की वैल्यू क्या होगी। एक देयर इज अ लाइन, ठीक है, देयर आर 2 लाइंस, द एंगल बिटवीन देम इज π/4। out of 2 lines the slope of one is 1/2. now you have to find the slope of second line. जब मैं इसकी बात करूंगा तो फार्मूला तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है, ये वाला, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि एंगल था π/4, मैंने अभी आपको बताया कि फार्मूला होता है tan थीटा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, मॉडुलस में लेते हैं। अभी हमने कहा जो एंगल है हमारा वो π/4 है, थीटा π/4 था,
है ना, इक्वल्स टू m2 माइनस m1। m2 तो मुझे पता ही नहीं कितना है, हाँ, लेकिन ये पता था m1 जो था वो 1/2 है ना, आपका देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है जी, m1 हमारे पास कितना है 1/2 और m2 तो है ही नहीं कुछ, ये मैंने इसको ऐसे निकाल दिया। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 10 π/4, π/4 मीन्स 45 और 10 45 कितना होता है 1। यहां से इसको करिए m2 माइनस 1/2 और यहां से मैं इसका जो है मॉडुलस है हटा देता हूं। ठीक, अब यहां पे जो मैंने कहा था कि भैया ये दो वैल्यू कैरी करेगी क्योंकि ये प्लस और माइनस होता है ना, अब आप क्या करेंगे, जैसे मॉडुलस हटाना तो यहां पर आप प्लस और माइनस ले लीजिए, प्लस माइनस था यहां पर तो जो वैल्यू है एक बार +1 और एक बार -1 से सोल्व करोगे तो आपका जो है वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए अब करते हैं इसको हम लोग, m2 माइनस 1/2 ये लिख रहा हूं जी मैं यहां पर, अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही दूसरी वैल्यू मैं क्या निकालता हूं, m2 माइनस 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1/2 m2 इक्वल्स टू -1। इस तरीके से हो गया बोला। चलिए पहले एक सोल्व करते हैं, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पहले आप, ये क्या हो गया जी m2 माइनस 1/2 ये हो गया। ये जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस में m2 बाय में 2 है ना, m2 बाय में 2 ही तो है ये। अब एक काम करते हैं, यहां था ये m2 माइनस m2 बाय में 2, मैं इसको यहां से इधर ले आया। ठीक, और इधर था 1 और ये -1/2 जाके क्या बन गया +1/2। ठीक है, आगे यहां जब मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 2m2 माइनस m2 इक्वल्स टू, जब यहां एलसीएम लिया जाएगा तो ये कितना हो गया जी 3/2। 2 से 2 मैंने कट कर दिया, 2m2 में से एक m2 हुआ तो m2 रह गया और ये कितना हो गया जी 3। तो हमने क्या देखा कि जो मेरी स्लोप है वो कितनी आ जाती है 3 निकल कर आ जाती है 1। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे जो हमने यहां पर रखा हुआ है, इसको भी सेम ऐसे करते हैं। ये क्या रहेगा मेरे पास m2 माइनस 1/2। अब ये उधर जाएगा, आप देखिए इधर ये नेगेटिव साइन है, नेचुरली जब ये इधर शिफ्ट होकर उधर जाएगा तो साइन तो बदलेंगे, ये प्लस का 1 था ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का था प्लस का था, वहां जाकर माइनस का हो गया, प्लस था ना यहाँ पर, उधर जाके माइनस होगा कि यहाँ पर मुझे माइनस जो है वो क्लियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि वही सेम काम m2 जो है ये इधर था, इस m2 को भी मैं इधर ले आता हूं, जो रहेगा m2 बाय में 2 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर एक -1 तो ऑलरेडी लिखा था और ये -1/2 वहां जाकर कितना बन गया +1/2 हो गया। अब इधर देखेंगे एलसीएम लेंगे हम अपना, 2 हो गया तो सेम 2m2 प्लस में m2 इक्वल्स टू, यहां पर भी मैं एलसीएम लेता हूं 2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस में 1 आ जाता है। तो यहां पे देखिए 2m2 प्लस m2 3m2, ये 2 से 2 तो मैं यही काट देता हूं, इक्वल्स टू -1 -2 प्लस में 1। ठीक है, अब ये जो m2 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है -1/3। तो आपने देखा कि जब मैंने मॉडुलस हटाया यहां से तो जो भी मेरे पास लेफ्ट साइड में था 10π/4 की जो वैल्यू थी, यहां 1 आई थी तो मैंने 1 को क्या किया, जब जैसे मॉडुलस हटा यहां पर मैंने प्लस और माइनस कर दिया, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव को लेकर मैंने धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन दिया। और जो क्वेश्चन था कि सेकंड स्लोप निकालिए अगर एंगल ये वाला है और फर्स्ट स्लोप ये वाली है, तो इस तरीके से जो मेरा आंसर आया कि जो हमारा जो है स्लोप क्या बन जाती है, स्लोप क्या बन गई 3 और -1, हाँ, मतलब जो m2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है और -1/3 भी हो सकती है। ठीक है जी, तो जो स्लोप निकल गई सेकंड स्लोप 3 और -1/3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में?